जय हिंद साथियों, फिर से आज हम आपके लिए यूनिक पब्लिकेशन के बुक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आज की क्लास में हाजिर हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे आज की क्लास में, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। बिहारी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड हम लोग डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस प्रश्नों का लगातार सिलसिला जारी है, तो डेली कर रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला। और डेली हम लोग जो भी प्रश्न कर रहे हैं वह 50 प्रश्न, हर वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये वीडियो, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न पहला कर रहा है कि किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है, ये फर्स्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इनसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड जो माइक्रोमीटर है इसका जो प्रयोग है अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, सही करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है। अच्छा सा प्रश्न है, किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन स्टील, हाइड्रोकार्बन स्टील का उपयोग करके यहाँ पे क्या है, चीजल बनाई जाती है। ओके, प्रश्न चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए जो तीसरा नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, कह रहे हैं कि पेट्रोल इंजन से निकलने वाली गैस जैसे CO, HC डीजल इंजन की अपेक्षा निकलते हैं तो कम निकलते हैं या अधिक निकलते हैं, बराबर निकलते हैं, ये सभी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक करेंगे, सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, क्योंकि पेट्रोल इंजन से निकलने वाली जो गैसें हैं वह CO और HC ये जो है डीजल इंजन की अपेक्षा अधिक निकलती है। ओके, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न चौथा नंबर। यहां पे आप लोग देख सकते हैं जो चौथा नंबर प्रश्न है कि मुद्रा का अवमूलन किसको बढ़ाने में सहायक होता है। तो जो मुद्रा का जो अवमूलन होता है वह निर्यात को बढ़ाने में सहायता देता है, बढ़ावा देता है। किसको? तो निर्यात को बढ़ावा देता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 को। देखिए इस समय दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आप लोग उसको जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि 18 फरवरी तक ही उसका लास्ट डेट है। कितना फरवरी तक लास्ट डेट है? तो 18 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से अगर नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट जो है बाद में डाउन हो सकता है। देख सकते हैं जो प्रश्न 5 है कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे वह क्या कहलाती है। तो वह जो प्रत्याशी राशि होती है वह लैंगिक राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है? वह लैंगिक राशि कहलाती है। ओके, तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न जो 6 है, 6 नंबर जो प्रश्न है कि वैद्युत मापक यंत्र, कौन सा यंत्र? तो वैद्युत मापक यंत्र जिसे विद्युत धारा के पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। उष्मीय प्रभाव भी सही होगा, चुंबकीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव, क्योंकि जो वैद्युत मापक के यंत्र होता है उसके विद्युत धारा के अधीन उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। क्लियर? प्रश्न चलते हैं हम लोग 7 पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 7 प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो जो देश के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसे सेबी, यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन सही होगा। SEBI ये जो है अपने अंडर में रखता है। और आप लोग ध्यान में रखिएगा SEBI सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक एक्सचेंज।
यहाँ पे बता देते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे ध्यान में रखिएगा। आप लोग को बता दिए, फिर से पुनः बता देते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है सेबी का फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुआ है 12 अप्रैल, इसकी स्थापना हुआ है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुआ है। किसका? तो सेबी का हुआ है। ध्यान में रखिएगा, डेट के भी आप लोग साथ ही साथ याद कीजिएगा डेट को। ओके, प्रश्न देखिए 9 पे। यहाँ पे देखिए जो 9 प्रश्न है कि दक्षिण कमान का युद्धाभ्यास हमेशा विजयी किस राज्य में जारी है। युद्धाभ्यास जो है यह हमेशा विजयी, यहाँ पे देख सकते हैं जो एक वर्ड आ गया है, शब्द आ गया है हमेशा विजय, ये किस राज्य में जारी है। अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो राजस्थान में जारी है। कहाँ पे? तो राजस्थान राज्य में जारी है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। तो सल्फर ने जो अपना नाम है वह लैटिन भाषा से लिया है। किस भाषा से सल्फर का नाम लिया गया है, किस भाषा से? तो लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 11 जो प्रश्न है कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है। एक प्रकार की जो वर्षा है जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है। अच्छा सा प्रश्न है। तो वह जो है प्रवर्तीय, यहाँ पे जो डी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं वह प्रवर्तीय वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा कहलाती है? तो प्रवर्तीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है यहाँ पे जो लाह केंद्र दिया गया है और झिल्ली, ठीक है, यह वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र की होती है। तो ये जो है वनस्पति टुंड्रा क्षेत्र की होती है। कहाँ, किस क्षेत्र की होती है? तो ये वनस्पति, जो 2 वनस्पति का नाम दिया गया है प्रश्न में, लाहकेन और झिल्ली, ये टुंड्रा क्षेत्र की जो है ये वनस्पति है। प्रश्न देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। हार्ड जो ड्राइव है, हार्ड ड्राइव, ये कंप्यूटर का एक पेरिफेरल्स नहीं माना जाता है। पेरिफेरस कर लीजिएगा, पेरिफेरस नहीं माना जाता है। ओके, कौन सा? हार्ड ड्राइव। ओके, प्रश्न देखिए 14। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार एसएससी एग्जाम के लिए, और आप लोग इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। 14 प्रश्न जो है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है। तो शुद्ध पानी जो है एक प्रकार का खराब विद्युतीय चालक होता है। सी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे क्योंकि शुद्ध पानी जो है खराब विद्युतीय चालक है, कंडक्टर है। ओके, ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चलते हैं 15 देखिए। यहाँ पे जो 15 नंबर जो प्रश्न है कि ना चिपकने वाला बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। अच्छा सा प्रश्न है। तो सी ऑप्शन सही होगा, टेफलॉन का लेप लगा होता है। किसका लेप लगा होता है? तो टेफलॉन का, ना चिपकने वाले बर्तन पर टेफलॉन का लेप लगा होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 16 पे। 16 नंबर जो प्रश्न है कि एक आमीटर में शंट का कार्य होता है। एक आमीटर में शंट, माफ कीजिएगा, शंट का कार्य होता है। तो हम लोग यहाँ पे सही करेंगे करंट को गुजारने के लिए। किसको गुजारने के लिए? जो धारा होती है, करंट होता है, उसको गुजारने के लिए आमीटर में शंट का कार्य होता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कह रहे कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है। GSLV और एक देखा गया है PSLV, दोनों सेम टू सेम है, देख सकते हैं। कभी कभी PSLV पूछा जाता है और GSLV पूछा जाता है। तो दोनों चीज में कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को हम बता देते हैं जिससे आप लोग को याद हो जाएगा अच्छे तरीका से। तो हम लोग यहाँ पे जो JSLV है इसका पूर्ण रूप आप लोग को बताते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जियोसिंक्रोनस है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है GSLV का पूर्ण रूप हो जाएगा। क्लियर?
और PSLV का पूर्ण रूप की बात करें तो P से केवल याद कीजिएगा पोलर, P से याद कीजिएगा पोलर, ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों चीज याद होगा। G से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और P से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो याद हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग 18 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अच्छा सा प्रश्न आ गया, तो हम लोग देखेंगे तो ए ऑप्शन हुई, हम लोग सही करेंगे कि जब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आप लोग को भी पता होगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। सर जी चंद्र ग्रहण के भी बारे में आप तो बता दीजिए। तो चंद्र ग्रहण जो होता है कब होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो वहां पे चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। कब, वहां पे क्या मिलता है, चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। और ये जो घटना घटित होती है ये पूर्णिमा के दिन होती है। ये घटना कब घटित होती है, तो ये घटना पूर्णिमा के दिन होती है। तो आप लोग को दिमाग में चल गया होगा कि जो सूर्य ग्रहण होता है सर जी वह अमावस्या के दिन होता है और जो चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 19 नंबर पे। यहाँ पे देखिए ध्यान से 19 जो प्रश्न है कि जल जनित रोगों को इससे नियंत्रित किया जाता है। मतलब इससे का मतलब है किससे, जल जनित रोगों को नियंत्रित किया जाता है। तो हम लोग ए ऑप्शन सही करेंगे। जो पानी के कीटाणु शोधन होते हैं इसी से जल जनित रोगों को नियंत्रण में किया जा सकता है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। अच्छा सा प्रश्न है, तो हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है ये मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बातें आप लोगों को बता देते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। NH यहाँ पे जो संख्या 4 दिया गया है, अगर आप लोग NH7 की बात करें, NH7 की बात करें तो ये जो NH7 है ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH7 ध्यान से सुन लीजिएगा। और NH6 की बात करते हैं तो NH6 जो है ये कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है। किससे, तो कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है NH7 और NH जो 6 जोड़ता है। ठीक है, और जो NH7 है वह यह वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। 21 नंबर जो प्रश्न है कि असमंग, जिसे अभी धूम कोहरा हो रहा है, सुबह में बहुत जगह देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ठंड भी इस समय लग रहा है। तो असमंग जो धूम कोहरा है इसका मेन कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे धुआं, धूल और कार्बन के कणों का वातावरण में प्रवेश करना और ओस और ठंडी रात के प्रभाव से जो है धूम कोहरा हो रहा है। तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या है, सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न को। कैसे लग रहे होंगे आप लोगों को प्रश्न, ये जो करा रहे हैं आप लोग को अच्छे लग रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ था, मतलब कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सी ऑप्शन सही करेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे देखिए प्रश्न 23 नंबर जो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष, और आगे देख सकते हैं यहाँ पे डैश में भारतीय थल सेना होता है। तो ये ऑप्शन सही करेंगे, कर्नल होता है। भारतीय थल सेना में डैश होता है, कौन समकक्ष में होता है, तो कर्नल होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत आसान आ गया है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, आप लोग को तो पता होगा, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। ओके, आगे देखिए प्रश्न, हम लोग 25 प्रश्न पे चलते हैं। 25 प्रश्न है कि ध्वनि दबाव स्तर की इकाई, यहाँ पे जो डेसिबल दिया गया है इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। सी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे मापे गए और संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का लघु गुणक पैमाने में अनुपात, ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 26 चलते हैं प्रश्न।
26 नंबर जो प्रश्न है कि जो बल कर सकते हैं उसके विषय में क्या सही हो सकता है, उसके विषय में क्या सही हो सकता है। अच्छा सा प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट से ये प्रश्न है, तो हम लोग डी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। मोड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करते हैं, मोड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करते हैं। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न है 27 है कि जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कायिक प्रसारण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो इसे कायिक प्रसारण के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न, हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर जो प्रश्न है कि शक्ति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो शक्ति योजना जो है ये कुल लीकेज से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो कुल लीकेज से जो है ये शक्ति योजना संबंधित है। ओके, आगे चल देखिए प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर जो प्रश्न है कि हीरे की चमक का कारण क्या हो सकता है, तो हीरे की चमक का जो प्रमुख कारण हो सकता है वह प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, और हीरा जो है एक कठोर पदार्थ है। हीरा कौन सा पदार्थ है, तो हीरा एक कठोर पदार्थ है। 31 प्रश्न देखिए। 31 नंबर जो प्रश्न है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे होती है, तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो अपेक्षित तरंगे होती है वह रेडियो तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है, तो वह रेडियो तरंगे होती है। आगे देखिए प्रश्न 32। यहाँ पे देखिए जो 32 नंबर प्रश्न है कि प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है प्रमुख, तो देखेंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहते हैं, ये जो है वायु प्रदूषण का बहुत हानिकारक होता है जीवों के लिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत विषैला है। 33 देखिए प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोला होने का क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे पृष्ठ तनाव। क्या होगा, पानी के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं उसके गोल होने के कारण जो होता है वह पृष्ठ तनाव ही होता है। देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का सर्वोत्तम कठोर अपरूप क्या होता है, तो कार्बन का जो सर्वोत्तम कठोर अपरूप होता है तो वह होता है कौन सा, ये ऑप्शन ही हम लोग सही करेंगे, हीरा होता है। कौन होता है दोस्तों, तो हीरा होता है। और कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा होता है और ग्रेफाइट दोनों होता है, लेकिन कठोर पूछा गया है तो इसलिए कठोर जो होगा वह कार्बन ही होगा। कठोर जो होगा वह कार्बन ही होगा, हीरा होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 35 नंबर जो प्रश्न है कि ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या हो सकता है, तो ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। 36 देखिए प्रश्न। 36 प्रश्न है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु हो जाएगा, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। आगे देखिए प्रश्न 37 प्रश्न है कि कान की कितनी हड्डियां होती है, तो कान में जो हड्डियां होती है 6 हड्डियां होती है। कान में कितनी हड्डियां होती है, तो 6 हड्डियां होती है। बच्चों में कितनी हड्डियां होती है, तो बच्चों में 208 हड्डियां होती है। हम मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती है। इसे ध्यान में रखिएगा। जो हम लोग का खोपड़ी है, इस खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। अस्थियां कितनी होती है, तो 8 अस्थियां होती है। तो ये चीज आप लोग के दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगला प्रश्न है 38 नंबर की रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। अच्छा सा प्रश्न है, तो डी ऑप्शन सही हम लोग करेंगे, बी और ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है, तो बी और ए बी को दे सकता है। 39 प्रश्न है कि अस्कर्वी रोग जिस अंग में होता है उस अंग का क्या नाम हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। अस्कर्वी रोग किस अंग में होते हैं, किस अंग में होते हैं, तो चर्म रोग होता है। अस्कर्वी रोग किसको प्रभावित करता है, चर्म रोग को प्रभावित करता है अस्कर्वी रोग। आगे देखिए प्रश्न जो है 40 की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग, अगला देखिए 41 जो प्रश्न है कि मशीन को पावर प्राय दी जाती है, तो मशीन को प्राय जो है अलग मोटर से भी दिया जाता है, मेन सॉफ्ट से भी दिया जा सकता है और काउंटर सॉफ्ट द्वारा भी दिया जाता है। ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहे हैं। ओके, देखिए प्रश्न हम लोग 42 जो प्रश्न है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है,
तो स्थिरता बढ़ने के कारण, स्थिरता बढ़ाने के कारण जो है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है आगे झुक जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 43 नंबर प्रश्न है कि पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं। तो पिस्टन की परिधि पर 3 से 5 रिंग लगे होते हैं। कितने रिंग? तो 3 से 5 रिंग लगे होते हैं। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्यों? प्रेशर कुकर में जो सब्जियां जल्दी पक जाती है क्योंकि दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में सब्जियों को जल्दी पकाया जाता है और जल्दी पक भी जाता है। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में, निकट जो दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि गति को बदलता है। तो गति को जो बदलता है गियर बॉक्स द्वारा बदल जाता है। किसको? गियर बॉक्स के द्वारा गति को बदला जाता है। आगे 47 प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तो चांदी की जो चालकता होती है वह सबसे अधिक होती है। किसकी चालकता अधिक होती है? तो चांदी की होती है। 48 देखिए प्रश्न है कि दूध का घनत्व निम्न उपकरणों के द्वारा मापा जाता है। तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किस यंत्र से नापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर। ओके, 49 देखिए प्रश्न है द्विबीज पत्रियों में परागण में होते हैं। जो द्विबीज पत्रियां होती है उसमें परागण होते हैं। तो देखेंगे 3 जनन छिद्र होते हैं। उसके अंदर कितने जनन छिद्र होते हैं? तो 3 जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बायोलॉजी का प्रश्न है। 50 देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 50 प्रश्न है कि धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं कब। तो धारा को प्रत्यावर्ती इसलिए कहते हैं जब धारा का माप एवं दिशा समय के साथ बदलती है। किसके साथ बदलती है? तो समय के साथ बदलती है, तब हम कहेंगे धारा को प्रत्यावर्ती, उस समय हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग डेली 50 प्रश्न करते हैं इस चैनल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराते हैं डेली। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और जितना हो सके आप लोग क्लास की वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो स्वस्थ होंगे। तो हम लोग डेली इस चैनल पर दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। बहुत सारी बुकों का निचोड़ हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं और बहुत सारी बुकों के द्वारा ही जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। तो किरण पब्लिकेशन के द्वारा अभी कुछ दिनों में एक नए बुक को प्रकाशित किया गया है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो एग्जाम में प्रश्न जो है अधिकतर बनेंगे, ये संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो आप लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से रिवाइज कीजिए और हम आप लोग को इस चैनल पर किरण पब्लिकेशन के बुक के जितने भी प्रैक्टिस सेट बने हैं प्रीवियस ईयर के और अभी जो है उसको मैं आप लोग को सारे जो वीडियो मिलेंगे आप लोग को मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है कि पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल को उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता है। जो पेट्रोल से आग लग जाता है तो हम लोग वहां पे पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है। तो अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु मतलब हवा से संपर्क बना रहता है जिससे वह जलता रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके, जितना आप लोगों के पास जो भी ग्रुप सारे होंगे उसमें आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न चलते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आ गया दूसरा नंबर कि दूध क्या है। दूध क्या है? पायस है, निलंबन है, फेन है और जेल है। तो यहाँ पे देखेंगे दूध जो हो जाएगा एक प्रकार का पायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध जो है एक प्रकार का पायस है। ओके, आगे देखिए प्रश्न तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है। अस्थियों
जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं, इसमें मौजूद जो रासायनिक द्रव्य है वह कौन सा है? तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और आप लोगों का कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है, तो इस समय प्रैक्टिस है जितना करिए आप लोग। चौथा प्रश्न देख सकते हैं कि सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी ये क्या है? तो ये जो सामाजिक वानिकी है दोस्तों, ये सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उसकी व्यवस्था करना या उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, यही जो है एक प्रकार की सामाजिक वानिकी है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा। और पूछा जाता है या कहीं भी यह प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक वानिकी क्या है? तो ये जो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि होती है उस पर पौधे को उगाना और उसको अच्छी तरह से देखरेख करना, उसकी व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाना, वही सामाजिक वानिकी होता है। क्लियर? चलते हैं प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 5 नंबर जो प्रश्न आया है और यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे वायुमंडल में, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा है, जीवित हैं, तो उसका जो एक दिशीय प्रवाह होता है वह किस चीज को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? तो वह जो है वह एनर्जी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो वह ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग एक यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर जो प्रश्न देखिए कह रहा है कि पेयजल में, मतलब पेयजल के मतलब होता है पीने वाले जल में, कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम पर लीटर mg पर लीटर में होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। जो हम लोग का पीने वाला जल है उसमें कॉपर की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। चलते हैं प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको अर्थ समिति के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे हुआ था? अच्छा सा प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन ये जो है रियो डी जेनेरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। प्रश्न चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो 8 है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। ओके, प्रश्न चलते हैं 9 पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 9 है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ये जो यहाँ पे दिया है सिक्का का नाम दिया है और सिक्का के बाद दिया है संगीत के प्रति उनका प्रेम। ये इसमें से जो दिया गया है मौर्य के, नंदों के, गुप्तों के और चोलों के, किसके प्रति दर्शाया जाता है इस प्रेम को? तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा, गुप्तों के प्रति। किसके प्रति? गुप्तों के प्रति संगीत जो है संगीत का प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 10 नंबर। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब निम्न में से किसने जीता था? अच्छा सा प्रश्न है ये। तो किसने जीता था? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे प्रश्न जो है 10 का पेंट्रा किटोवा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। पेंट्रा किटोवा जो है इनको विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब जो है इनको मिला था, इन्होंने जीता था, पेंट्रा किटोवा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 11 पे। 11 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छा सा ये प्रश्न आ गया है 11। कह रहा है प्रश्न कि योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तेंदुलकर समिति द्वारा, कौन सा समिति के द्वारा? तो तेंदुलकर समिति के द्वारा सुझाए गए सूत्र पर आधारित गरीबी रेखा जो है 2009 से 10 में घटकर कितनी रह गई थी? अच्छा सा प्रश्न है। तेंदुलकर समिति के द्वारा यह सुझाव पूछा जा रहा है। अच्छा सा प्रश्न है। कितना रह गया था? तो यहाँ पे अगर बात करें जो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा दोस्तों इसके बारे में, तो 32% रह गया था। कितना रह गया था? तो 32% रह गया था। ठीक है, घटकर कितना रह गया था? 32% रह गया था। आगे देखिए प्रश्न 12। यहाँ पे जो 12 नंबर जो प्रश्न करा है कि
OIC, NTPC तथा SAIL के बाद नोजिस नवरत्न PSU को महारत्न का दर्जा दिया गया, वह कौन सा है? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ONGC, OIC, NTPC और SAIL के बाद जिस नवरत्न को PSU को महारत्न का दर्जा दिया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था कोल इंडिया LTD मतलब लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो C ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 13 जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व वाला जो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा, किसने दर्जा दिया गया, किसने दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को दिया गया है। किसको दिया गया है? जनगणना 2011 के अनुसार तो दिल्ली को जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला दर्जा दिया गया है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 14 नंबर देखिए। 14 नंबर प्रश्न है कि 9 जून 2011 को भारत ने उड़ान का सफल परीक्षण किया था। अच्छा सा प्रश्न है, कौन सा? तो पृथ्वी द्वितीय को उड़ाना गया था। कौन सा? पृथ्वी 2 को। ओके, आगे देखिए 15 नंबर प्रश्नों को, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था, किस तिथि को बना था? इसमें डेट को बताना है, तो उस डेट का नाम हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। याद करिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड प्रश्न है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 को। चलते हैं प्रश्न देखिए 16 प्रश्न है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? अच्छा सा प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। किराया को शामिल किया जाता है, मिश्रित आय को भी शामिल किया जाता है, अवितरित लाभ होता है इसको भी शामिल किया जाता है, लेकिन पेंशन जो दिया जाता है उसको शामिल इसके अंदर नहीं किया जाता है। तो नहीं ही पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 17 है कि कराधान जो है एक प्रकार का उपकरण है, किसका उपकरण है? तो राजकोषीय नीति का कराधान जो हो जाएगा ये राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। ओके, प्रश्न यहाँ पे जो 17 है इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 18 प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ हो सकता है? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो सकता है। तो वैश्वीकरण का अगर अर्थ की बात करें तो ये जो वैश्वीकरण है ये घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को करता है। कहाँ पे? तो घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करता है, उसी को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये प्रश्न हम लोग आते हैं 19 नंबर पर, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई या मद्रास कह सकते हैं। ठीक है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे है? तो चेन्नई में हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न 20 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी है ये सही होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न हम लोग 21 नंबर पे। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? किससे? संघीय बजट से संबंधित है एक प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव का क्या नाम है? तो उस प्रस्ताव का नाम हो जाएगा कटौती। ध्यान रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संघीय बजट से संबंधित उस प्रस्ताव का क्या नाम है? तो कटौती हो जाएगा। ओके, प्रश्न चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? अच्छा सा प्रश्न है, तो आयरलैंड से लिए गए थे। राज्य के जो हम लोग का जो भारत का संविधान है और इसके जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 23 है। 23 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार एक संपत्ति का अधिकार है किसका? तो एक वैधिक अधिकार हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधिक अधिकार है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे जो 23 ऑप्शन जो है इसका हम लोग सी ऑप्शन को क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को करा रहे हैं, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, चलते हैं प्रश्न, हम लोग आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो सफलता है किस पर निर्भर करती है, तो ये जो निर्भर करती है निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। किस पर, तो निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पे 25 प्रश्न है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। 26 प्रश्न देखिए, 26 नंबर जो प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे कितने राज्यों को मिलाकर। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल को तैयार किया था, तो 7 राज्यों को मिलाकर। कितने राज्यों को, तो 7 राज्यों को मिलाकर। प्रश्न चलते हैं 27 नंबर। 27 प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो कलिंग युद्ध जो है ये 261 बीसी मतलब पहले हुआ था, 261 में। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न है कि अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु हरगोविंद ने के, किसके द्वारा, गुरु हरगोविंद ने ये जो है अकाल तख्त के निर्माण किए थे। ओके, क्लियर हो रहे होंगे प्रश्न, और आपको साथ ही साथ मेरे साथ ये प्रश्न जो है आपको याद होते होंगे। आगे देखिए प्रश्न जो 29 नंबर है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था। रीजेंट कौन था, अच्छा सा प्रश्न है, तो बैरम खान था। कौन था, उनका रीजेंट बैरम खान था। आगे देखिए प्रश्न जो 30 नंबर है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, तो ये जो थे नसरुद्दीन होना चाहिए, नसरुद्दीन जो है इनके प्रधानमंत्री थे। किसके, तो नसरुद्दीन के। आगे देखिए प्रश्न जो 31 नंबर है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला किसको कहा जाता है, तो भूरा कोयला का अगर बात करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किसको, तो लिग्नाइट को। आगे देखिए प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो विक्रम देखिए पीछे के लेक्चर में हमने विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है इसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीका से बताए थे, तो त्रिवेंद्रपुरम में हो जाएगा। कहाँ पे, त्रिवेंद्रपुरम में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है कि पर्ल सिटी किसे कहा जाता है। पर्ल सिटी अच्छा सा प्रश्न है। पर्ल सिटी टूटी कोरिन को कहा जाता है। किसको, टूटी कोरिन को कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 34 है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, मतलब मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है, तो ये सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। 35 नंबर प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो ये जो ग्रह का नाम हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। 36 देखिए प्रश्न, 36 प्रश्न है कि प्याज में खाद्य भाग होता है, मतलब प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो पत्ता को खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं, तो पत्ता को खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 37 प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता जिसको मशरूम कहते हैं इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है, तो इसकी खेती के लिए जो सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण होते हैं ये इसके लिए उपयुक्त खेती नहीं मानी जाती है। नहीं पूछा गया है तो इसलिए ये नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 38 प्रश्न है 38 की मधुमक्खी में पुंगधुप जिसको ड्रोन कहते हैं ये होते हैं, किस में होते हैं जो पुंगधुप होते हैं, नर में कि मादा में होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जो जनन क्षम नर होते हैं उनके अंदर पुंगधुप ड्रोन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर जो प्रश्न है कि किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये दोस्तों, किस उत्तक के नख होता है, खुर होता है और सींग बने होते हैं, तो उस उत्तक का नाम हो जाएगा कीरेटिन। कौन सा उत्तक का, तो उस उत्तक का नाम हो जाएगा कीरेटिन जिसका नख, खुर और सींग बने होते हैं। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 40 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके अंदर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। प्रश्न चलते हैं 41।
41 प्रश्न है कि पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है। तो जो XY होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन जरूरी है, तो वह है XY है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 42 प्रश्न है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। और न्यूटन ने 3 नियम को प्रतिपादन किए थे। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 43 नंबर प्रश्न है कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब का गणना करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो बात करेंगे, मात्रा पूछा गया है मतलब, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो जो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये इससे नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 44 नंबर, यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। 44 प्रश्न है कि शीतकाल में, जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो उसी को शीत ऋतु बोला जाता है या शीतकाल बोला जाता है। हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों होता है। जैसे हैंडपंप हो गया जिससे हम लोग कल चलाते हैं, या कुछ भी चीज होता है जो पानी निकलता है जमीन के अंदर से, तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि शीत ऋतु में पानी उसका गर्म होता है। इसका मेन रीजन है दोस्तों कि पृथ्वी के भीतर तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का जो टेम्परेचर होता है वह वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में जो हैंड पंप होते हैं या कल हो गया उससे पानी गर्म निकलता है। समझ में आ गया। प्रश्न चलते हैं हम लोग 45 नंबर पे। 45 नंबर प्रश्न है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण उसका क्या हो सकता है। तो उसका अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी की वजह से पानी की जो टंकी है ऊपर से देखने पर उसके अंदर गहराई जो है कम दिखाई देता है। 46 नंबर प्रश्न है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो जो होते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से कर, है कि सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया वह को क्या कहते हैं। अच्छा सा प्रश्न है। तो उस प्रक्रिया को दंत परिभाषा, जिसको डाटा डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, उसे दंत परिभाषा कहते हैं। ठीक है। और 48 प्रश्न है कि नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। तो नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत कुल्टार हो सकता है। क्या हो सकता है, तो कुल्टार हो सकता है। तो 48 प्रश्न लिए थे आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे लगे होंगे आप लोगों को ये प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय।